उपस्थित रीवा और शहडोल संभाग के सभी सम्मानित हमारे बड़े बुजुर्गगण, सभी सम्मानित युवा साथीगण, सभी सम्मानित माता बहन, सभी सम्मानित हमारे संगठन के पदाधिकारी साथियों, हम सबके प्रभारी मध्य प्रदेश के आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी भी उपस्थित है। हम सभी का आज की जन आक्रोश सभा में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी, आपने हमारे संविधान को जिस तरह से खत्म करने की वर्तमान सरकार देश की कोशिश कर रही थी, गरीबों की, किसानों की आवाज बनकर आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की 4000 किलोमीटर पैदल चल के हम सबको जो एक मार्गदर्शन दिया है, आपने जो हम सबको मार्ग प्रशस्त किया है, हम सब कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, नेता आपके मार्गदर्शन में देश और प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को विमुख करने में, इनको भगाने में और कांग्रेस पार्टी की सत्ता आपके मार्गदर्शन में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाने में हम सारे लोग प्रण लेते हैं और संकल्प करते हैं कि आप सब और हम सब मिलकर आपके मार्गदर्शन में कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 15 महीने की सरकार थी। कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आपके मार्गदर्शन में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया था। माननीय राहुल जी, मध्य प्रदेश में गौशालाएं बनाने का काम, 1000 गौशालाएं मध्य प्रदेश में साल भर में बनने का काम हुआ था। तेंदुपत्ता का लाभांश 2500 बढ़ाकर करने का काम कांग्रेस सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में किया था। आदरणीय राहुल जी, कन्या विवाह की राशि, गरीब बच्चियों की शादी के लिए 51,000 रुपए कमलनाथ जी ने प्रावधान किया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाकर 300 से 600 करने का काम आदरणीय कमलनाथ जी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने आपके मार्गदर्शन में किया था। कांग्रेस पार्टी हमेशा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, किसान हो, सर्वहारा वर्ग को न्याय देने का काम करती है। वर्तमान में माननीय राहुल जी, जन आक्रोश यात्रा के माध्यम से कई जिलों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में जाने का अवसर मिला है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हर वर्ग में आक्रोश है। हर कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रहा है। हर कोई चाहता है मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन आपके मार्गदर्शन में होना चाहिए। इस सरकार ने पिछड़ों का आरक्षण छीनने का काम किया। माननीय राहुल जी, 27% जो आरक्षण कांग्रेस सरकार ने बढ़ाने का काम किया था। पंचायतों में जो आरक्षण 25% था निकाय चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हम सबके अधिकारों को छीनने का काम किया है। आपसे निवेदन है, आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने जाति जनगणना की भी बात की है। आप हमारे जैसे पिछड़े वर्ग के नौजवान को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, सर्वोच्च समिति में आपने स्थान दिया है। ये हम आपका हमेशा आभारी रहेंगे, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप ही है और कांग्रेस पार्टी है जो पिछड़ों का, अनुसूचित जाति, जनजाति का आगे बढ़ाने का काम करती है। एक आदिवासी भाई ओंकार मरकाम को केंद्रीय चुनाव समिति में सदस्य भी बनाया है। आपका हम आभार प्रकट करते हैं, पुनः आप सभी का अभिनंदन करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि ये जन आक्रोश यात्रा चुनावी बिगुल बज चुका है। गांव-गांव, घर-घर लेकर जाने की जरूरत है और हम सब लोग मिलकर लड़ेंगे और आपके मार्गदर्शन में, कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। अब मैं आग्रह करूंगा सीईसी के सदस्य ओंकार सिंह मरकाम जी को कि वो आए और अपना उद्बोधन दे। ओंकार सिंह मरकाम जी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे हिंदुस्तान के दिल के धड़कन और आदिवासियों के हमारे परिवार के मुखिया आदरणीय राहुल गांधी जी हमारे
मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी और हमारे नेता पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, संजय कपूर जी, उपस्थित हमारे सभी नेतागण और सभी सम्मानित गांव-गांव से आए हुए हमारे कांग्रेस के जाबाज शानदार नौजवान माता बहनें, हमारे सभी साथियों, आज हमारे बीच में हमारे एक ऐसे महान नेता उपस्थित हैं जिनकी सोच है कि आदिवासियों का विकास हो, दलितों का विकास हो, पिछड़ों का विकास हो, देश के अंदर गरीबों को भी उन्नति का हक मिले। एक तरफ अमीर लोग इस देश को बेचने का काम कर रहे हैं, वहीं पर माननीय राहुल गांधी जी आपके हमारे न्याय के लिए कंधे से कंधे मिलाकर गरीबों की आवाज बन रहे हैं। हम माननीय राहुल गांधी जी से ये कहना चाहेंगे कि राहुल गांधी जी आप इसी तरह संघर्ष करिए, ये पूरा हमारे जनमानस आपके साथ है। राहुल जी संघर्ष करो, राहुल जी संघर्ष करो। आज हमारे साथियों, आज हमको सोचना पड़ेगा कि जिस तरह से पूंजीपतियों के खिलाफ राहुल जी लड़ रहे हैं, ये गांव-गांव के हमारे गरीब आदिवासियों के साथ हमारे जिस तरह से भाजपा के लोग अन्याय कर रहे हैं, आज राहुल जी हमारे इंदिरा जी के पदचिन्हों पे चल रहे हैं, राजू जी के पदचिन्हों में चल रहे हैं। मेरे भाइयों, इस देश के अंदर अमीरों से लड़ते लड़ते श्रीमती इंदिरा गांधी जी देश के लिए जीवन दिया, अमीरों से लड़ते लड़ते स्वर्गीय राजीव गांधी जी देश के लिए जीवन दिया। आज गरीबों के लिए हमारे राहुल गांधी से कंधे मिलाकर के लड़ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगा 17 तारीख को मध्य प्रदेश का भविष्य बदलने का आपको अधिकार मिला है। पंजा छाप की बटन दबा करके माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं। और ये तो 2023 तो टेरर है, पिक्चर बाकी है। 24 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। बताइए हमारे नेता राहुल गांधी जी 24 में प्रधानमंत्री बनेंगे और हमारे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री 23 में बन रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए कार्यकर्ताओं से एक अपील करता हूं, मेरे जैसे गरीब आदिवासी को माननीय राहुल गांधी ने केंद्रीय चुनाव समिति में बनाया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भाई साहब, ये आदिवासी हमारा व्यवहारी जयसिंहनगर, जैतपुर, उमरिया के तीनों समिति में बनाया है। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, भाई साहब, ये आदिवासी हमारा व्यवहारी जयसिंहनगर, जैतपुर, उमरिया के तीनों ये पूरा सीट कांग्रेस का जीतेगा, ये मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आप सबसे कहना चाहता हूं, आज कसौटी की बेला है, आज कसौटी की बेला है। निकल पड़ो मैदान में, दाग ना कोई लगना पाए कांग्रेस की शान में, दाग ना कोई लगना पाए कांग्रेस की शान में। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कमलनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल भैया से कि वो आए और वो भी अपना उद्बोधन दें। राहुल भैया। थोड़ा शांति बढ़ती, थोड़ा शांत हो जाए भाई। अपने बीच में पधारे कांग्रेस पार्टी के नहीं, हिंदुस्तान के आवाम के राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय श्री कमलनाथ जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री दिग्विजय सिंह जी, हम सब के प्रभारी आदरणीय श्री रणदीप सुरजेवाला जी,
पूर्व अध्यक्ष भाई अरुण यादव जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सुरेश पचौरी जी, आदरणीय कमलेश्वर पटेल जी, आदरणीय जीतू पटवारी जी और हम सबके विधानसभा के नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय ओमकार सिंह मरकाम जी विधायक, आदरणीय श्री राजमणि पटेल जी सांसद, आदरणीय निखरा जी, आदरणीय फुंदेलाल जी विधायक, आदरणीय संजय कपूर जी हियन के प्रभारी, आदरणीय मित्तल साहब, आदरणीय जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई सुभाष गुप्ता जी, मंच पर विराजमान सभी सम्मानित वरिष्ठ नेतागण, जिला अध्यक्ष, महिला, युवक, एनएसवाई के सभी सम्मानित नेतागण और यह व्यवहारी में अपना सब सम्मानित बुजुर्ग, माताएं, बहन और हमारा प्रिय नवयुवक साथीगण। आदरणीय राहुल गांधी जी 20 साल बाद इसी व्यवहारी में 20 साल पहले आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इसी व्यवहारी में सभा की थी और 20 साल बाद आपका आगमन हम लोगों के लिए बड़ा सुखद है। आदरणीय राहुल गांधी जी एकमात्र यह उम्र के नेता हैं जौन दाऊ साहब हरदम लड़ाई लड़िन आदिवासी भाईन खातिर, महाजन आयोग बनाए के पिछड़ा वर्ग खातिर, हरिजन भाईन खातिर, वह लड़ाई आदरणीय राहुल गांधी जी यह समय हिंदुस्तान की आवाज बन के लड़ रहे हैं। ये एकमात्र नेता ही ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा कीन, अपने खातिर नहीं लेकिन देश के अखंडता बची रहे, हियन के संविधान बचा रहा है, हम सब जने आजाद भारत के देशवासी वह हिसाब से सिर ऊंचा उठा के चल सकी, न कि जैसन आज धकेला जा रहा है एक वर्ग विशेष के लोगन का, एक ऐसन सत्ता में है दिल्ली में जे हम सब जनन का बंटवारा के राजनीति करत हैं और वह तरफ आदरणीय राहुल गांधी जी जोड़े के राजनीति करत हैं। यह बड़ी विशेषता है इनका। 17 नवंबर का मध्य प्रदेश में चुनाव है और चुनाव की घोषणा के बाद विंध्य के व्यवहारी में पूरे मध्य प्रदेश की पहल सभा यहां हो रही है। यदि पिछले दफे विंध्य कमजोर रहा तो यह मंच के माध्यम से आदरणीय राहुल गांधी जी का हम आश्वासन दे चाहते हैं, यह बार हम पंचे विंध्य में सही तरीके से इंतजाम करब कि न करब। पिछले दफे सिर्फ 6 सीट मिली रही और यह दफे अपना सबके आशीर्वाद से, जो जनता के लहर है वो के आशीर्वाद से शिवराज मामा का इंतजाम होई कि ना होई? हाथ उठा के बतावत जय भाई। यह भावना है और यह भावना के साथ आदरणीय कमलनाथ जी का आश्वासन दिवावे चाहिए हैं। हियन से व्यवस्था सही रहा है, हियन से उम्मीदवारों के चयन में सही रहा है। जनता निश्चित कर चुकी है कि हम पंचे 30 में से कम 24 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की झंडा फहराएगा।
अब की किंतु परंतु नहीं आए, अब की हमार तुम्हार नहीं आए। हम सब जने एक होई के कांग्रेस पार्टी के झंडा उठाए और झंडा बनाए के रखा। यह हमारे पंचन के संदेश है। अब अंत में आदरणीय राहुल गांधी जी अपना हम पंचन के बीच में पधारन, लेकिन यह दुई संभाग के बीच के सभा है। अब दोनों संभाग की अलग अलग सभा हो तब और हम पंचन का ताकत मिली। धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं वरिष्ठ विधायक आदिवासी नेता फुंदेलाल मार्को जी से गुजारिश करूंगा कि वो राहुल जी का स्वागत करें आदिवासी कैप पहनाकर। इसके बाद विधायक भूपेंद्र मरावी जी आदिवासी नेता स्वागत करें राहुल जी का। इसके बाद सुनील सर्राफ जी विधायक कोतमा स्वागत करें। इसके बाद पूर्व विधायक रामपाल सिंह जी बिहारी वो स्वागत करें। अब मैं आग्रह करूंगा ओमकार सिंह मरकाम जी से, वो भी राहुल जी का स्वागत करें। ओमकार सिंह मरकाम जी। अब मैं आग्रह करूंगा आदरणीय कमलनाथ जी से कि वो आए और आप सबको उद्बोधन दें। आदरणीय कमलनाथ जी। आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी, गोविंद सिंह जी, राहुल सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, हमारे कांग्रेस के महामंत्री रणदीप सुरजेवाला जी, हमारे मार्को जी, हमारे नीकरा जी, हीना काबरे जी, राजमणि पटेल जी, यहाँ दूर से मैं देख रहा हूं सभी हमारे ओंकार मरकाम जी, हमारे भूपेंद्र मरावी जी, जीतू पटवारी जी, सभी यहाँ मंच पर बैठे हुए कांग्रेस के नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, सबसे पहले जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी। मैं देश के आदिवासी महामानव को प्रणाम करता हूं, रानी दुर्गावती जी को प्रणाम करता हूं, मैं रघुनाथ शाह जी को प्रणाम करता हूं, शंकर शाह जी को मैं प्रणाम करता हूं, टांटिया मामा को प्रणाम करता हूं, हम बादल भोई जी को प्रणाम करता हूं, भीमा नायक को प्रणाम करता हूं, खाजबा नायक को प्रणाम करता हूं। मैं छिंदवाड़ा से आता हूं, आदिवासी क्षेत्र है, तो यहां मैं आपके क्षेत्र में आया हूं और कोटो भात और कुटकी की खीर भी हमारे यहां हम खाते हैं। तो ये हमारा जिला छिंदवाड़ा भी आपसे इससे संबंधित है, कोटो कुटकी की। बड़ी खुशी हुई आप सबके बीच में आकर। राहुल जी, आप उस प्रदेश में आए हैं जहां चौपट सरकार इतने साल चलती रही। चौपट सरकार, चौपट मध्य प्रदेश, हमारा चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट स्वास्थ्य व्यवस्था, चौपट उद्योग व्यवस्था, चौपट अर्थव्यवस्था, कहां कहां मैं जाऊं, क्या क्या मैं कहूं। आज ये पहली सभा है चुनाव की घोषणा के बाद, पहली सभा है और इस चुनाव में केवल एक उम्मीदवार का या एक पार्टी का फैसला नहीं होना,
इस चुनाव में मध्य प्रदेश के भविष्य का फैसला होना है और मध्य प्रदेश का भविष्य आपके हाथों में है। ये आज आप सबके सामने चुनौती है। मैं देख रहा हूं इतने सारे नौजवान अपना हाथ हिला रहे हैं। आज का भटकता हुआ नौजवान हमारी सबसे बड़ी चुनौती है। आपके क्षेत्र में बेरोजगारी का क्या हाल है? ये चुनाव तय करेगा इन नौजवानों के भविष्य को। ये चुनाव तय करेगा हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा मध्य प्रदेश सौंपना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे बड़े संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रख लीजिए कि ये ऐसा प्रदेश है राहुल जी जहां सबसे ज्यादा अत्याचार पूरे देश में हमारे आदिवासियों पर हुआ है। ये ऐसा प्रदेश है जो बेरोजगारी में नंबर 1 है। ये ऐसा प्रदेश है जहां हमारे किसान के आंसू शिवराज सिंह जी नहीं देख सकते, हमारे नौजवान की आवाज नहीं सुन सकते, उनकी आंख नहीं चलती, उनके कान नहीं चलते, पर उनका मुंह बहुत चलता है। मुंह चलाने में और प्रदेश चलाने में बहुत अंतर है। अब तो 35 दिन बते शिवराज सिंह जी। यही जनता, मध्य प्रदेश की जनता ने आपको पहचान लिया, आपकी कलाकारी को पहचान लिया, आपके झूठ को पहचान लिया, और यही जनता जो यहां बैठी और मध्य प्रदेश के मतदाता आपको विदा करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। 35 दिन बाद ये भ्रष्ट सरकार, भ्रष्टाचार के बारे में मैं आपको क्या कहूं? आप और मध्य प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। सही बात है? भ्रष्टाचार के गवाह बैठे हैं, भ्रष्टाचार के शिकार बैठे हैं यहां। ये सबसे भ्रष्ट प्रदेश। 50% पैसे दो, काम लो, ये आज हालत है। आपके पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दे दो, गरीबी रेखा में नाम जुड़वा लो। सही बात है? ये आज हालात है। मैं तो शिवराज सिंह जी से पूछता हूं, शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? शिवराज सिंह जी आपने दिया क्या? महंगाई दी, बेरोजगार दिया, भ्रष्टाचार दिया, भर्ती घोटाला दिए, माफिया राज दिया, रेत माफिया जो आपके यहां भी है, रेत माफिया दिया। हमारी सरकार आएगी, हम इस रेत माफिया से निपटेंगे। रेत का अधिकार सबसे पहले आपका होगा। ये रेत माफिया जो शिवराज सिंह ने दिया है, शिवराज सिंह जी आपने बलात्कार दिया, आपने अपराध दिया, आदिवासियों पर अत्याचार दिया, पर शिवराज सिंह ने एक और चीज करी। क्या दिया? घर घर में शराब दी। ये शिवराज सिंह ने किया। ये शिवराज सिंह जी की उपलब्धि है। हमारी सरकार बनी थी, आपने बनाई थी, मध्य प्रदेश की जनता ने बनाई थी। 15 महीने हमारी सरकार चली। 11.5 महीने मुझे मिले काम करने के कि लोकसभा चुनाव था। हमने अपनी नीति और नियत का परिचय दिया। कौन सी गलती मैंने करी? हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया और हमारे इस शहडोल जिले में 18,000 किसानों का कर्जा माफ किया। ये पहले किश्त में था, दूसरा किश्त चालू हो रहा था। कौन सी गलती मैंने करी? मैंने 100 यूनिट 100 रुपए बिजली दी। कौन सा गुना मैंने किया? मैंने गौशाला बनाए, 1000 गौशाला बनाए 11 महीनों में। कौन सा पाप मैंने किया? आज आप गवाह हैं। अगर हमने पेंशन बढ़ाई, आप गवाह हैं। हमने मध्य प्रदेश की पहचान बनाने की कोशिश करी कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, हमारे नौजवानों को रोजगार मिले। और ये निवेश तब आता है जब लोगों को प्रदेश में विश्वास होता है। तो ये आज मेरा प्रयास था। आज
शिवराज सिंह जी से मैं यही कहना चाहता हूं, शिवराज जी, अब जनता ने आपको अच्छी तरह पहचान लिया है और 35 दिन में आपका जो दबाने का, छिपाने का, घबराने का कार्यकाल रहा है, ये समाप्त होने जा रहा है। ये जनता आपको केवल विदाई नहीं करेगी, बड़े प्यार से विदा करेगी और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम विकास का एक नया इतिहास बनाएंगे और आपसे मैं विनती करता हूं, मध्य प्रदेश की तस्वीर रख लीजिएगा सामने, सच्चाई का साथ दीजिएगा, सच्चाई का साथ दीजिएगा। ये आप सच्चाई का साथ देंगे तो शेड्यूल के 3 सीटों का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व में 2017 में मंदसौर में शंखनाद चुनाव का हुआ था। आदरणीय राहुल गांधी जी ने उस सभा को संबोधित किया था और आज भी ये शंखनाद हो रहा है कि यकीनन कांग्रेस को विजयश्री दिलाएगा और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, वो आए और संबोधन करें। राहुल गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। रणदीप जी, कमलनाथ जी, गोविंद सिंह जी, दिग्विजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी, ओमकार मार्कम जी, अजय सिंह राहुल जी, अरुण यादव जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के सब वरिष्ठ नेता, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। गर्मी में आप आए, दूर दूर से आए, इसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। अडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा था, उन्होंने एक किताब लिखी थी और किताब में लिखा था कि जो आरएसएस और बीजेपी की सच्ची लेबोरेटरी, मतलब सच्चा कारखाना गुजरात में नहीं है मगर मध्य प्रदेश में है, ये उनका कहना था। तो जब मैं इस भाषण की तैयारी कर रहा था तो मैंने सोचा, अडवाणी जी ने कहा था कि मध्य प्रदेश उनकी लेबोरेटरी है, उनका कारखाना है, तो चलो देखते हैं आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी में, कारखाने में ये क्या क्या काम कर रहे हैं। 2-3 उदाहरण आपको देना चाहता हूं। बीजेपी की लेबोरेटरी में मरे हुए लोगों का इलाज किया जाता है और उनका पैसा चोरी किया जाता है। हिंदुस्तान के किसी और प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज नहीं होता है, मध्य प्रदेश में मरे हुए लोगों का इलाज होता है और पैसा चोरी किया जाता है। मध्य प्रदेश में और किसी प्रदेश में शिव जी, भगवान शिव से चोरी नहीं की जाती है। मध्य प्रदेश में महाकाल कॉरिडोर में शिव जी से चोरी की जाती है।
बच्चों के जो स्कूल यूनिफॉर्म होती है, उनका मिड डे मील का भोजन का पैसा होता है, वो बीजेपी लेबोरेटरी में उनसे चोरी की जाती है। मध्य प्रदेश के भविष्य से, छोटे छोटे बच्चों से चोरी की जाती है। व्यापम में 1 करोड़ युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया जाता है। 40 लोगों की हत्या हो जाती है। एमबीबीएस की सीट बिक जाती है और पटवारी बनने के लिए 15 लाख रुपए की रिश्वत देनी पड़ती है। मगर ये लोग वहां नहीं रुकते। बीजेपी की लेबोरेटरी में 18 साल में 18,000 किसानों ने आत्महत्या की है। हर रोज 3 किसान बीजेपी की लेबोरेटरी में आत्महत्या कर डालते हैं। मंदसौर में बीजेपी की लेबोरेटरी में को गोली मारी जाती है, पे 18% और पेस्टिसाइड पे 12% जीएसटी लग जाती है। ठहरिए, बीजेपी की लेबोरेटरी में हर रोज महिलाओं का बलात्कार होता है। 12 साल की में रेप होता है। भोपाल में एक लड़की का बलात्कार होता है और जब उसका भाई उसे बचाने की कोशिश करता है तो पुलिस के सामने उसकी हत्या कर दी जाती है। ये बीजेपी आरएसएस की लेबोरेटरी का काम। 45 सिलेंडर 11 और जहां भी देखो वहां पे प्राइवेटाइजेशन और कॉन्ट्रैक्टलाइजेशन किया जा रहा है। यह काम बीजेपी की लेबोरेटरी में आपके सामने किया जाता है। बीजेपी के लेबोरेटरी में आदिवासी जिला है। बीजेपी के नेता आदिवासियों के ऊपर पेशाब करते हैं। यह मतलब था आडवाणी जी का जब उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में आरएसएस और बीजेपी की लेबोरेटरी बनेगी, को करके दिखाया है। आदिवासियों के बीच आया हूं तो आपके बारे में थोड़ा कहना चाहता हूं। देखिए, शब्द बहुत जरूरी होते हैं। जब कमलनाथ जी भाषण देते हैं, हमारे नेता भाषण देते हैं, भाषण देते थे, मैं भाषण देता हूं, ऐसी शब्द का प्रयोग करते हैं। आपने हमारे मुंह से कभी वनवासी शब्द सुना है? आदिवासी शब्द बीच में फर्क क्या है? आदिवासी शब्द का मतलब हिंदुस्तान के वासी जो यहां पहले आए थे। आदिवासी शब्द का मतलब जब पहले हिंदुस्तान आया, पहले लोग जो यहां रहते थे, जो इस जमीन के मालिक थे, उनको हम आदिवासी कहते हैं। मतलब यह कोई खोखला शब्द नहीं है। इसका मतलब हिंदुस्तान की जमीन, जल, जंगल पर आपका सबसे पहला हक बनता है। यह है इसका मतलब। दूसरी तरफ वनवासी मतलब
आपका जमीन पे हक नहीं बनता। आप तो जंगल में रहते हो। इसीलिए बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं। और जब कोविड का समय आता है तो जो जानवर को भी खिलाया नहीं जा सकता, वो मध्य प्रदेश के आदिवासियों को खिलाने की कोशिश करते हैं। सड़ा हुआ अनाज आपको देते हैं। इनका कहना है कि आपको जंगल में रहना है। इनका कहना है कि आपके बच्चों को ना इंजीनियर बनना है, ना लॉयर बनना है, कि आपको बैंक लोन नहीं मिलना चाहिए, आपको आवास योजना में सही पैसा नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि आप जंगल के हो, आपको जंगल में रहना चाहिए और आपको जंगल में मरना चाहिए। यह है आदिवासी और वनवासी शब्दों का फर्क। साफ है। जमीन का हक मिलना चाहिए, जंगल का हक मिलना चाहिए। और हम कानून लाए, क्योंकि हम खोखले वायदे नहीं करते। हम पैसा कानून लाए, हम फॉरेस्ट राइट एक्ट कानून लाए। अब इन पैसा कानून में साफ लिखा था, जमीन लेनी है, चाहे वो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा उद्योगपति हो, अदानी हो, कोई भी हो, अगर जमीन लेनी है तो पहले जाकर हाथ जोड़कर ग्राम सभा के से जाकर पूछिए, नहीं तो जमीन नहीं ले सकते। ये कानून बनाया हमने। बीजेपी कहते नहीं, आप वनवासी हो, आपका जमीन पे कोई हक नहीं बनता, ग्राम सभा से कुछ पूछने की जरूरत नहीं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो करेगा वो करेगा, आदिवासियों का इसमें कोई हक नहीं बनता। और पैसा कानून को, एक्ट को उन्होंने रद्द कर दिया। 4.5 लाख पट्टे, जमीन के पट्टे जो आपके हैं, जो आपको मिलने चाहिए, उन पट्टों को बीजेपी की सरकार ने रिजेक्ट कर दिया, रद्द कर दिया। क्योंकि वो कहते हैं भैया आप आदिवासी नहीं हो, आप वनवासी हो, जमीन का तो आपका हक बनता ही नहीं है। सरकार ने 3.5 लाख पट्टे आपके हवाले कर दिए थे। बीजेपी सरकार ने धमकी देकर, डराकर आपसे जमीन छीनी। जोबट में, मंडला में, डिंडोरी में आपने धरना की, आप खड़े हो गए, आपने कहा हम आपको जमीन नहीं देना चाहते, मगर हिंसा के साथ सरकार के बल को प्रयोग करके आपको हटाया गया और जो आपका है आपसे छीना गया। जल, जमीन और जंगल, मैं आपको यहां गारंटी देके कह रहा हूं, जो आपका है वो आपको हम वापस दे देंगे। जो आपकी जमीन का हक है हम आपको दे देंगे। अब मैं आपसे अब एक मजेदार बात बोलना चाहता हूं। इस बात को आप गहराई से सुनिए, क्योंकि ये आपके भविष्य के लिए बहुत जरूरी बात है। देखिए, हिंदुस्तान की सरकार को 90 अफसर चलाते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी चलाते हैं और सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चलाते हैं।
हिंदुस्तान सरकार का कोई भी निर्णय हो, छोटे से छोटा निर्णय, बड़े से बड़ा निर्णय, मनरेगा कैसे बनेगा, आदिवासी बिल कैसे बनेगा, डिफेंस का पैसा कैसे खर्च किया जाएगा, ये सारे के सारे निर्णय अंत में ये 90 अफसर साइन करके निर्णय लेते हैं। भाई और बहनों, बीजेपी के एमएलए और एमपी नहीं लेते हैं। बजट का कैसे प्रयोग किया जाएगा, हिंदुस्तान में जो जीएसटी का पैसा लिया जा रहा है, गरीबों से छीना जा रहा है, वो पैसा कैसे इस्तेमाल होगा, ये 90 अफसर निर्णय लेते हैं। अब मैंने पार्लियामेंट में भाषण में कहा कि 90 अफसरों में से 3 अफसर ओबीसी वर्ग के हैं, और मैंने कहा कि भैया ये जो पूरा बजट है, इसमें से सिर्फ 5% बजट ओबीसी अफसर डिसाइड करते हैं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो ओबीसी वर्ग के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। अब मैं आपसे सवाल पूछता हूं, मजेदार सवाल। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है और ओबीसी के अफसर 5 रुपए का निर्णय लेते हैं, तो आदिवासी अफसर आज कितने रुपए का निर्णय लेते हैं, यह बता दो मुझे। भाई और बहनों, ये हिंदुस्तान, हमारे देश को चलाते हैं। आप मुझे बताइए, अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है, तो आदिवासी अफसर कितने रुपए का निर्णय लेते हैं? जब मैं आपको बताऊंगा, जवाब दूंगा, आप हिल जाओगे। शर्म की बात है। भाई और बहनों, 100 रुपए में से आदिवासी अफसर 5 रुपए का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, नहीं, 1 रुपए का भी निर्णय नहीं लेते, 50 पैसे का भी निर्णय नहीं लेते, 25 पैसे का निर्णय नहीं लेते। भाई और बहनों, हिंदुस्तान अगर 100 रुपए खर्च करता है, तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। इससे बड़ा आदिवासी वर्ग का अपमान किया जा सकता है क्या? नहीं। इसीलिए हम सवाल उठा रहे हैं। आदिवासियों को इस देश में आज क्या हक मिलना चाहिए, कितना हक मिलना चाहिए, ओबीसी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, एससी वर्ग को कितनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, यह सवाल है देश के सामने। इसीलिए हमने कास्ट सेंसस की बात की है। इसीलिए हम कास्ट सेंसस चाहते हैं, जाति जनगणना चाहते हैं, और हम करवा के दिखाएंगे। भाई और बहनों, आप देखिए, पहले नरेंद्र मोदी भाषणों में वनवासी कहते थे। जहां भी जाते थे पहले कहते थे वनवासी। मैंने एक भाषण किया, मैंने कहा, नरेंद्र मोदी जी, आप आदिवासियों का अपमान मत करो। आप ये वनवासी शब्द कभी फिर से प्रयोग मत करो। अब आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी का भाषण देखिए, अब वो वनवासी नहीं कहते, अब वो आदिवासी कहते हैं। मुंह से आदिवासी शब्द निकलता है, दिल में वनवासी शब्द है। भाई और बहनों, मुंह से आदिवासी,
दिल और दिमाग में वनवासी। हमारी नीयत साफ है, दिल से आदिवासी, दिमाग से आदिवासी, मुंह से आदिवासी, कर्मों से आदिवासी। हम यहां आपको झूठ बोलने नहीं आए हैं। भाई और बहनों, हमारी गारंटी सुन लीजिए। मैंने आपसे कहा था, आपकी जो जमीन है उसका हक आपको मिलेगा। जाति जनगणना की मैंने बात कर रखी, पार्लियामेंट में रखी। हम करवाएंगे, चाहे बीजेपी करवाए ना कराए, हम उन पे ऐसा दबाव डालेंगे, ऐसा दबाव डालेंगे, उनको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे, परे हो जाओ, हम करेंगे। भाई और बहनों, छत्तीसगढ़ की सरकार ने काम शुरू कर दिया, कर्नाटक की सरकार ने काम शुरू कर दिया, राजस्थान की सरकार ने काम शुरू कर दिया। कहां तक भागेगी बीजेपी? कहां तक दौड़ेंगे? मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, पहला काम हमारी सरकार का सेंसस कर देगी। क्यों? क्योंकि हम आदिवासी वर्ग को, दलित वर्ग को और ओबीसी वर्ग को हिंदुस्तान की हिस्सेदारी देना चाहते हैं। मेरा सीधा सवाल है, अगर हिंदुस्तान में 50% से ज्यादा आदिवासी वर्ग है, तो दिल्ली में 90 अफसरों से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के क्यों हैं? अगर आदिवासी वर्ग 10-15% है, तो 100 रुपए में से सिर्फ 10 पैसे का निर्णय आदिवासी वर्ग क्यों ले रहा है? यह शर्म की बात है। इसको हम बदलने जा रहे हैं और पहला कदम का सेंसस जाति जनगणना है। पहला कदम। मैंने कमलनाथ जी से कहा, कुछ दिन पहले मैंने कमलनाथ जी से कहा, कमलनाथ जी आपकी एज क्या है? आयु क्या है आपकी? हाँ, 72 साल की एज है। आप देखिए, कांग्रेस के नेता हैं, कभी जीप पे चढ़ जाएंगे, कभी भारत जोड़ो यात्रा पे निकल जाएंगे। कुछ दिन पहले भीड़ के बीच में घुस गए, थोड़ी सी चोट लग गई, घुटने में चोट लग गई। मैंने पहला सवाल इनसे पूछा, कमलनाथ जी आपने एक्सरे करवाया, एमआरआई आपने करवाया? कहते हां मैंने करवाया। क्या हुआ? नहीं, हड्डी नहीं टूटी थी, लिगामेंट में थोड़ी चोट लगी। वही बात मैं कह रहा हूं, कास्ट सेंसस, जाति जनगणना एक्सरे है। आदिवासी वर्ग को चोट लग रही है, ओबीसी वर्ग को चोट लग रही है, दलित वर्ग को चोट लग रही है। चलो पता लगा लेते हैं, एक्सरे कर लेते हैं, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, साफ हो जाएगा पूरा। अब मैं नरेंद्र मोदी को चैलेंज दिया, मोदी जी आप प्रधानमंत्री हो, देश का एक्सरे करा दो। कांग्रेस पार्टी ने जाति जनगणना की थी, उसका जो डेटा है मध्य प्रदेश की जनता के सामने, ओबीसी युवाओं के सामने रख दो। कभी नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी अफगानिस्तान की बात करेंगे, कभी साउथ इंडिया की बात करेंगे। क्या मतलब? इधर ध्यान करवाएंगे, उधर दिखवाएंगे, ऊपर दिखवाएंगे, नीचे दिखवाएंगे। अरे नरेंद्र मोदी जी का सेंसस है, जाति जनगणना, उसके बारे में अपने भाषण में बोल दीजिए। अब मध्य प्रदेश का हर ओबीसी
हर ओबीसी युवा, भाइयों और बहनों, मैं आपकी बात कर रहा हूं, आपके भविष्य की बात कर रहा हूं। आप बेरोजगार क्यों हो? समझो, बेरोजगार हो क्योंकि आपके लोग हिंदुस्तान की सरकार को नहीं चला रहे, बजट के निर्णय नहीं ले रहे। कल भाइयों और बहनों, ओबीसी भाइयों और बहनों, युवाओं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, मजेदार। मुझसे सवाल पूछ रहे हैं मोदी जी के बारे में, इजराइल के बारे में, अलग अलग सवाल। मैंने एक सवाल रख दिया सामने। मैंने प्रेस वालों से पूछा, भैया एक बात बता दो, आप यहां पे 200-300 लोग, ना एक दलित था, ना एक आदिवासी था। यह सवाल है हिंदुस्तान के सामने। सवाल का जवाब हम निकालना चाह रहे हैं। ओबीसी युवा हैं कितने, उनकी भागीदारी कितनी होनी चाहिए, यह हम जानना चाह रहे हैं। नरेंद्र मोदी छुपाना चाह रहे हैं सच्चाई, बताना नहीं चाह रहे हैं। इसीलिए वो कभी पाकिस्तान की बात करेंगे, कभी वो साउथ इंडिया की बात करेंगे, कभी वो चुनाव की बात करेंगे, जाति जनगणना की बात नहीं कर सकते। रिमोट कंट्रोल कहीं और है, अदानी के पास रिमोट कंट्रोल। तो कांग्रेस ने क्या वायदे किए? झूठे वायदे नहीं, मोदी जी वायदे नहीं, 15 लाख रुपए वायदे नहीं। मैंने आज कमलनाथ जी से कहा, रणदीप सुरजेवाला जी से कहा हेलीकॉप्टर में आते हुए, कि देखिए वायदे वो ही करने हैं जो पूरा हो सके, नहीं तो टाइम जाया मत कीजिए। हम सच्चाई बोलना चाहते हैं, हम मध्य प्रदेश की जनता से मोहब्बत करते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो सच्चे वायदे मैं आपको बता देता हूं। कर्नाटक में किया, या हम करने जा रहे हैं। माताएं और बहनें, पहली बात आपके लिए, 1500 रुपए हर महीने आपके बैंक अकाउंट में। मोदी जी ने 1000 रुपए का सिलेंडर बनाया है, सरकार आते ही 500 रुपए का आपका सिलेंडर आपके घर में मिल जाएगा। 1000 रुपए आपको देने नहीं पड़ेंगे। 100 यूनिट बिजली मुफ्त में, और हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, बहनों के लिए तेंदुपत्ता 4000 रुपए का। कहना चाहता था, इतनी गर्मी में दूर से आए, आपने इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत से आपने मेरी बात सुनी। और सिर्फ आपने नहीं, मध्य प्रदेश के युवाओं ने टीवी पे आपने मेरी बात सुनी, समझी, और इस बात पे आप निर्णय लेने जा रहे हो, अपने भविष्य पे आप निर्णय लेने जा रहे हो। इसके लिए दिल से मैं धन्यवाद करता हूं आपका। जहां भी मेरी जरूरत हो, जब भी मेरी जरूरत हो, चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, आदिवासी हो, कोई भी हो, किसी भी धर्म के हो, आप सिर्फ मुझे बुलाइए, मैं हाजिर हो जाऊंगा। दिल से आपका धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। सुभाष गुप्ता जी जिला कांग्रेस के अध्यक्ष आभार व्यक्त करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सुभाष गुप्ता जी आभार व्यक्त करेंगे। परम सम्मानित इस देश के नेता, एक बात मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूं। तेंदुपत्ता की जो मजदूरी का पैसा है, उसको हम 3000 रुपए से 4000 रुपए तक बढ़ा रहे हैं।
धन्यवाद। माननीय राहुल जी का, कमलनाथ साहब जी का, सभी लोगों का, मंचासीन और जनता का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।